आज का हमारा टॉपिक है पत्ती। लीफ लीफ पढ़ना है हमको। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी है। लिखा है, तने की से तने की पार्श्व संधियों से निकला पार्श्व उपांग पत्ती कहलाता है। इसके मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन और गैसों का विनिमय करना है। तो पत्ती के जो मुख्य काम है, एक तो प्रकाश संश्लेषण है, बाष्पोत्सर्जन है और गैसों का विनिमय करना है। अब तने की पर्व संधि समझते हो, जहां से पत्ती निकलती है। जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, इसके साइड से जो लीफ निकलेगी, तो ये जो है यहाँ पे इसको पर्व संधि बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो पर्व संधि से निकला पार्श्व उपांग, पार्श्व मतलब साइड में निकलता है, उसी को हम बोलते हैं पत्ती या लीफ बोलते हैं। मुख्य रूप से अगर लीफ में अगर हम देखें, पत्ती में तीन संरचनाएं या तीन भाग दिखाई देते हैं पत्ती की संरचना में मुख्य रूप से। तो वो तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला होता है पर्ण आधार। कौन सा है? दूसरा होता है पर्णवृंत और तीसरा होता है पर्णफलक। अब देखिए, पर्ण आधार जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पर्ण मतलब पत्ती, आधार मतलब कि जहां से जो पत्ती है जुड़ी होती है तने से या शाखा से। तो देखिए, पर्ण आधार किसको कहेंगे? पत्ती का सबसे निचला भाग है जिसके द्वारा पत्ती जो है तने से अथवा शाखा से जुड़ी रहती है, उसको हम बोलते हैं पर्ण आधार। जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, इसमें दूसरा भाग देख लेते हैं। तो दूसरा भाग कौन सा है? पर्णवृंत। अब पर्णवृंत एक्चुअली में डंठल को बोला जाता है। पत्ती का जो डंठल होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। जो कि पर्णफलक को पर्ण आधार से जोड़े रखता है। अब देखिए, पर्णफलक के तीन भाग में एक बार और बता देता हूँ आपको। देखिए, ये तो जो भाग है ना, ये पर्ण आधार है, ये। और ये जो है, ये पर्णवृंत है। ये जो दिख रहा है ये पर्णवृंत है। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक बार और बोर्ड बोर्ड से बता देता हूँ कि आ गया समझ में। तीन भाग है मुख्य रूप से। तो एक ये वाला भाग हो गया पर्णफलक, ठीक है। और एक ये वाला भाग हो गया, इसको हम बोल रहे हैं पर्णवृंत। और एक कौन सा भाग है? ये सबसे नीचे वाला, ये पर्ण आधार हो गया। तीनों भाग दिख रहा है, तीनों कलर में दिखा दिए। ठीक है। तो पर्णवृंत क्या कर रहा है? ये पर्ण आधार को पर्णफलक से जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, बीच में है ना। चलिए इसके बाद देख लेते हैं पर्णफलक। पर्णफलक का क्या काम है? अब ये पत्ती के हरे एवं फैले हुए भाग को पर्णफलक हम कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन और जैविक कार्यों का काम यही करता है, पर्णफलक। ठीक है। तो मुख्य रूप से ये तीन भाग आपको याद रखना है, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। ठीक है। इसके बाद पत्तियों के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ लीफ हैं, अगला टॉपिक है। तो ये मुख्य रूप से पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक है समद्विपार्श्विक या आइसो बाइलेटरल, और एक है पृष्ठाधारी पत्ती या डोर्सोवेंट्रल।
ठीक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समद्वि पार्श्विक का मतलब होता है, ये जो है इसमें लिखा है इसकी डेफिनेशन में कि समद्वि पार्श्विक पत्ती के दोनों सतह को प्रकाश बराबर मात्रा में मिलता है। ठीक है। अतः इनकी दोनों सतह की संरचना समान होती है तथा रंध्रों का वितरण भी जो है दोनों सतह पर इक्वल होता है, बराबर। इसलिए इसको समद्विपार्श्विक पत्तियां कहते हैं। और ये समद्विपार्श्विक पत्तियां एक बीजपत्री पौधों में देखने को मिलती है। तो आपने देखा भी होगा एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं, जैसे कि ग्रेमनी फैमिली की जो पत्ती होती है गेहूं वगैरह में, वो उसमें क्या होता है, बराबर प्रकाश मिलता है दोनों तरफ, और दोनों सतह पर उसकी संरचना भी एक जैसी होती है, और स्टोमेटा जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं दोनों तरफ। जैसा कि ये एक छोटा सा डायग्राम है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है। अब इसमें जो अंतर है वो भी दिख जाएगा। ये दूसरा है पृष्ठधारी पत्ती। इसमें क्या होता है, दोनों सतह को प्रकाश जो है अलग अलग मात्रा में मिलता है, इक्वल नहीं मिलता है इसमें पृष्ठधारी। अतः क्या होता है, इन दोनों सतहों की संरचना में भी इसमें अंतर देखने को मिलता है। और रंध्र जो है स्टोमेटा निचली सतह पर इसमें अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, मतलब ऊपरी सतह से। और ये जो पत्ती है ये द्विबीजपत्री पौधों में देखने को मिलेगी। तो ये वाला एक और डायग्राम है, आप इसको देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसी पत्ती होती है। तो कुल मिला के इनमें जो अंतर है वो मुख्य अंतर यही है कि पृष्ठधारी जो पत्ती है उसमें प्रकाश एक तो पूरा इक्वल नहीं होता दोनों सतह पर, स्टोमेटा में अंतर होता है, और इनकी संरचना भी डिफरेंट होती है। तो पत्तियों के दोनों प्रकार समझ में आए क्या? चलिए ठीक है। अब हमको देखना है पत्ती की संरचना, जैसा कि हम आगे पहले से देखते आ रहे हैं। तो पत्ती की संरचना में भी सबसे पहले हम देख रहे हैं एक बीजपत्री पत्ती की संरचना। इसकी देखेंगे, एक बीजपत्री पत्ती की संरचना, और इसमें भी उदाहरण हम ले रहे हैं मेज का, मक्के का उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, आप देख पा रहे होंगे। मुख्य रूप से इसमें तीन भाग दिखाई देते हैं एक बीजपत्री पत्ती की संरचना में। कितने भाग? तीन भाग हैं। कौन कौन से हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसमें जो पहला भाग है वो एपिडर्मिस है। कौन सा है? एपिडर्मिस या आदिचर्म। और दूसरा है पर्णमध्योतक या मीजोफिल। और तीसरा है संवहन पूल या वेस्कुलर बंडल। अब आपको अच्छे से समझना है। देखिए अधिचर्म जो होती है इसमें लिखा है इसकी दोनों ऊपरी व निचली सतह में क्यूटिकल का आवरण देखने को मिलता है, जैसा कि अभी मैं डायग्राम में बताऊंगा। वह दोनों अधिचर्म पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। देखिए दोनों ऊपरी व निचली सतह पर क्यूटिकल का आवरण होगा, और उसमें दोनों ही सतह पर स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। ठीक है। किसमें मिलेंगे? एपिडर्मिस में। और ऊपरी एपिडर्मिस में कुछ बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम बुलीफार्म कोशिका या मोटर कोशिकाएं कहते हैं। और ये कोशिकाओं का काम क्या है? बाष्पोत्सर्जन को कंट्रोल करने का काम है। किसका? बुलीफार्म कोशिकाओं का। ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए ऊपरी एपिडर्मिस और निचली एपिडर्मिस देख पा रहे हैं आप। ये वाला जो है ना ये ऊपरी एपिडर्मिस है। ठीक है। जैसे कि लिखा है, ये डायग्राम में लिखा है, ये आप देख पा रहे हैं ये ऊपरी एपिडर्मिस। इसके बाद में ये निचली एपिडर्मिस है। ठीक है। अब इसमें ऊपरी एपिडर्मिस में ये दिख रही हैं आपको बुलीफॉर्म कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों तरफ ये क्यूटिकल का आवरण होता है, यहाँ भी होता है और इस साइड भी होता है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और ये बुलीफॉर्म या मोटर कोशिकाओं का काम क्या है? बाष्पोत्सर्जन को कंट्रोल करती हैं। दूसरा देख लेते हैं, मीजोफिल या पर्णमध्योतक कोशिकाएं। तो दूसरा भाग है
मीजोफिल। इसमें याद रखना है एक बीजपत्रीय पत्ती की जो संरचना है उसमें उसके पर्ण मध्योतक जो होता है वो मीजोफिल जो है या पर्ण मध्योतक दो भाग में डिवाइड नहीं होता है। दो भाग कौन कौन से? मीजोफिल पेलिसेड और स्पॉन्जी ऊतक में विभाजित नहीं होता है। मतलब ये याद रखना है जो मीजोफिल होता है एक बीजपत्री पत्ती का वो दो भागों में डिवाइड नहीं होता है। दो भाग कौन कौन से? पेलिसेड व स्पॉन्जी टिश्यू। अब ये हमको द्विबीजपत्री पत्ती की संरचना में दोनों भाग देखने को मिलेंगे, ये भी आपको याद रखना है, आगे मैं बताऊंगा। और यह किसके बने होते हैं? पैरेनकाइमा कोशिकाओं का बने होते हैं, मीजोफिल कोशिकाएं, जिनमें हरित लवक पाया जाता है। अब ऑब्वियसली बात है, पैरेनकाइमा कोशिकाएं हैं तो उसमें क्या होगा? अंतर कोशिकीय स्थान देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसमें मीजोफिल में हरित लवक भी होता है, याद रखना है। और क्या नहीं होता है? पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज में डिवाइड नहीं होता है मीजोफिल। आगे अगला है तीसरा, संवहन पूल या वैस्कुलर बंडल। याद रखना है एक बीजपत्री पत्ती में संयुक्त कोलेटरल व बंद प्रकार का होता है संवहन पूल या संवहन बंडल। संवहन बंडल एक दूसरे के समांतर स्थित होते हैं। पैरेनकाइमा से बना बंडल शीथ होता है। अब देखिए पैरेनकाइमा से बना बंडल शीथ है तो फिर वही बात, इनमें क्या होगा? हाँ, तो देखिए आगे आप देख सकते हैं ये संवहन बंडल है। इसमें ये रहा हमारा, एक मिनट, इसमें ये बंडल शीथ है। इसमें अंदर की तरफ ये ऊपरी एपिडर्मिस की तरफ जाइलम रहता है और निचली एपिडर्मिस की तरफ फ्लोएम है। ठीक है। और बीच बीच में इसके दोनों तरफ ये यहाँ पर दृढ़ स्क्लेरन कायमा कोशिकाएं भी पाई जाती हैं और ये बीच में ये स्टोमेटा या रंध्र है, आपको देख पा रहे होंगे। ठीक है। चलिए, तो इसमें लिखा है पैरेनकाइमा से बना होता है बंडल शीथ। किससे बना होता है? पैरेनकाइमा से। और बंडल शीथ के दोनों तरफ ये कुछ स्क्लेरन काइमा सेल्स भी पाई जाती हैं। और अभी इसमें आगे लिखा है जिनमें, अब संवहन पूल में लिखा है जिनमें स्टार्च के कण भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्टार्च के कण भी पाए जाते हैं। आगे लिखा है फ्लोएम निचली एपिडर्मिस की ओर और जाइलम ऊपरी एपिडर्मिस, अभी मैंने बताया, की ओर स्थित होते हैं। अभी मैंने बताया था डायग्राम में। और साथ में ये भी लिखा है बंडल के ऊपर व नीचे दृढ़ूतक या स्क्लेरन काइमा कोशिकाएं भी होती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा एक बीजपत्री पत्ती की संरचना कंप्लीट हो गई। मुख्य रूप से तीन भाग मिलते हैं देखने को। इसके बाद हम देख लेते हैं द्विबीजपत्री पत्ती की संरचना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वेरी गुड। तो एक बीजपत्री पत्ती की संरचना में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? तीन तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? एपिडर्मिस, मीजोफिल और संवहन मंडल। वेरी गुड। चलिए इसको देख लेते हैं द्विबीजपत्री पत्ती में। अब इसमें इसमें जो है भाग ज्यादा होते हैं। तो भाग ज्यादा कैसे होते हैं कि इसका जो मीजोफिल होता है उसमें दो एक्स्ट्रा सेल्स पाई जाती हैं या दो सेल में डिवाइड होता है, पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू, जो कि एक बीजपत्री पत्ती में नहीं थे। तो देख लेते हैं इसमें भी। आप देख पा रहे हैं फोटो में, डायग्राम में, ये क्यूटिकल का आवरण है। ये क्यूटिकल का आवरण है यहाँ पर। ये बंडल शीट आप देख पा रहे हैं। इसमें वही स्टोमेटा भी है यहाँ पर। ये निचली एपिडर्मिस है, ये ऊपरी एपिडर्मिस है, इस पे क्यूटिकल का आवरण है। ये जो बेटा इसमें ये एक्स्ट्रा जो है ना, ये जो है ये मीजोफिल सेल्स में ये लंबी लंबी जो कोशिकाएं आपको दिख रही है ना, खड़ी खड़ी लंबी लंबी, ये आप देख पा रहे हैं।
ये जो लंबी कोशिकाएं होती है ना, इनको बोलते हैं हम पेलीसेड कोशिकाएं। ठीक है। और इसमें अब ये बंडल शीट ज्यादा है, बंडल अब इसमें। और ये गोल गोल संरचनाएं ये दिख रही, गोल गोल कोशिकाएं अलग से यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम स्पॉन्जी टिश्यू या स्पॉन्जी पेरेन्काइम। तो ये दो चीजें एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाती हैं द्विबीजपत्री की पत्ती की संरचना में, पेलीसेड और स्पॉन्जी टिश्यू। और ये किसका प्रकार है, किसके भाग हैं, ये एक्चुअली में मीजोफिल ही डिवाइड हो जाता है। चलिए ठीक है, अपन देख लेते हैं एक एक करके। पहला है इसमें एपिडर्मिस, और उसमें भी ऊपरी एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। ठीक है। तो इसमें लिखा है ऊपरी एपिडर्मिस में, अपर एपिडर्मिस में, ये इसमें अपन देख रहे हैं द्विबीजपत्री पत्ती की संरचना में आम का उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है। तो ये उदाहरण भी आपको याद रखना है। इसमें लिखा है बाह्य बाह्य सतह पर क्यूटिकल का आवरण होता है, वो तो उसमें भी देखा था। यह एक कोशिकीय स्तर का होता है जो पेरेन्काइमा का बना होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट व स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं। और उसमें उपस्थित थे कि नहीं? हाँ, इसमें क्लोरोप्लास्ट व स्टोमेटा अनुपस्थित हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब दूसरा है इसमें लोअर एपिडर्मिस, निचली बाह्य त्वचा। ठीक है। तो यह, अब ये भी उसी की बनी है। यह परत ऊपरी बाह्य त्वचा के समान ही होती है, परंतु इसमें रंध्र उपस्थित होते हैं। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि ऊपरी वाली जो एपिडर्मिस थी उसमें रंध्र या स्टोमेटा नहीं थे, और नीचे वाली एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। फिर वही तीसरा भाग है इसमें, मीजोफिल है, पर्णमध्युतक। तो मीजोफिल में लिखा है यह ऊपरी व निचली बाह्य त्वचा के मध्य का ऊतक है, और ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब उसमें नहीं थी वो दो प्रकार की कोशिकाएं, इसमें है। वो दो प्रकार की कौन कौन सी हैं आप देख पा रहे हैं। एक तो है पेलीसेड, एक पेलीसेड है, और हाँ, तो ये खम्भ बोलते हैं पेलीसेड ऊतक को, क्या बोलते हैं, खम्भ। और एक है स्पॉन्जी ऊतक, स्पॉन्जी टिश्यू। तो खम्भ या पेलीसेड कोशिकाएं कौन सी हैं, वो खड़ी वाली लंबी लंबी जो थी। इसमें लिखा है यह लंबी कोशिकाएं हैं जो बाह्य त्वचा के साथ लंबकोण बनाती हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तथा इनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। फिर इसके बाद में लिखा है स्पॉन्जी टिश्यू में, स्पॉन्जी टिश्यू में लिखा है खम्भ ऊतकों के नीचे अंडाकार, ये गोल होती हैं, अंडाकार, जिनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है। अब तथा जो हरित लवक युक्त होती हैं। देखिए जिनमें हरित लवक है वो, उनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान भी है। अब देखिए पहली सेट जो सेल है उसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं है, स्पॉन्जी टिश्यू में अंतर कोशिकीय स्थान है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट और लास्ट भाग है संवहन पूल या वेस्कुलर बंडल। तो इसमें संवहन बंडल कैसा होता है, लिखा है संवहन बंडल स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में बिखरा रहता है। इनके संवहन पूल जो है संयुक्त कोलेटरल व बंद प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, संयुक्त कोलेटरल व बंद प्रकार के होते हैं, जिनके चारों ओर पेरेन्काइमा कोशिकाओं से बना आवरण बंडल शीत स्थित होता है। संवहन पूल के ऊपर या नीचे पेरेन्काइमा व कोलेनकाइमा कोशिकाएं होती हैं जो एपिडर्मिस तक फैली होती हैं। तो ये तो हमने उसमें भी देखा था, पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा दोनों थी। इसमें एक फैक्ट और कुछ फैक्ट लिखे हैं। इसमें लिखा है मेटाजाइलम ऊपरी बाह्य त्वचा की ओर व प्रोटोजाइलम निचली बाह्य त्वचा की ओर होते हैं।
जाइलम में चारों कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, लेकिन फ्लोएम में फ्लोएम तंतु अनुपस्थित होता है। ये आपको याद रखना है। फ्लोएम में क्या होता है? अनुपस्थित फ्लोएम तंतु। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना? आ रहा है ना समझ में ये? चलिए, एक कुछ स्टार पॉइंट और है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है C4 पौधों में पूल आच्छद क्लोरेन कायमा की बनी होती है। तो पूल आच्छद मतलब बंडल शीट है। तथा शेष पादपों में पूल आच्छद दृढ़ोतक या मृदुतक की बनी होती है। तो C4 में किसकी है? क्लोरेन कायमा की। और शेष प्लांट में किसकी बनी होती है? दृढ़ोतक और मृदुतक की। ये भी आपको याद रख लेना। अब हमारा ये दोनों कंप्लीट हो गई संरचना, एक बीजपत्री पत्ती और द्विबीजपत्री पत्ती। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा इसमें पत्ती के रूपांतरण। तो पत्ती के रूपांतरण भी देख लेते हैं, और इसके बाद हम इसको खत्म कर लेंगे यहीं पे। तो ये रहे हमारे पत्ती के रूपांतरण है, कुछ इसको देख लेते हैं। पत्तियों के महत्वपूर्ण रूपांतरण, इसमें पहला रूपांतरण है पर्णकंटक या लीफ स्पाइन। पर्णकंटक या लीफ स्पाइन। तो इसमें लिखा है पर्णकंटक में क्या होता है? पत्तियां कांटों में रूपांतरित होकर या तो बाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं या कोई रक्षा करने का काम करती हैं। इसका उदाहरण आपने देखा होगा, उदाहरण है नागफनी। नागफनी में जो पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है और बाष्पोत्सर्जन को रोकने का काम करती है। तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं नागफनी, शतावर है, एस्पेरेगस, नींबू है, बेलपत्र देखा होगा आपने, आदि। इसके बाद में बेलपत्र देखा ना? हम्म। दूसरा है संग्रहक पत्र या स्टोरेज लीफ। इसमें पत्ती क्या करती है? जल तथा भोज्य पदार्थों का संग्रह करती है, वह मांसल हो जाती है। आपने देखा होगा मरुस्थलीय पौधे जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें ये पाया जाता है, ज्यादा देखने को मिलता है। पत्ती क्या स्टोर कर लेती है भोजन को, जल को तथा भोज्य पदार्थों को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्वारपाठा देखा है ना आपने? ग्वारपाठा और बगायोफिलम आदि, इनकी जो पत्ती होती है वो स्टोरेज लीफ कहलाती है, ठीक है? क्योंकि वो जल और भोज्य पदार्थ को संग्रहण करके मांसल हो जाती है। हाँ, देखा है ना? नेक्स्ट है, हाँ, पर्णमूल या लीफ रूट। पर्णमूल या लीफ रूट, इसमें लिखा है कुछ पौधों की पत्तियां जड़ों में रूपांतरित हो जाती हैं जिन्हें हम पर्णमूल कहते हैं। मतलब पत्ती जड़ में रूपांतरित हो गई है। इसका एग्जाम्पल है सालविनिया, एक प्लांट होता है, जलीय खरपतवार है एक प्रकार का, जिसे कश्मीर का शोक भी कहा जाता है। तो ये जलीय खरपतवार एक सालविनिया होता है, उसमें लीफ रूट में रूपांतरित हो जाती है पत्ती। अब देखिए, लीफ रूट नाम से स्पष्ट हो रहा है, लीफ मतलब पत्ती है, रूट मतलब रूट में वो कन्वर्ट हो रही, रूपांतरित हो रही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है घटपर्ण या पर्णघट। लीफ पिचर प्लांट आपने पढ़ा होगा। तो ये, इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें पूर्ण पत्ती अथवा फलक का कुछ भाग घड़े के समान संरचना बनाता है या परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा होगा ना, पिचर प्लांट पढ़ा होगा। हाँ, इस टाइप से कुछ घड़ा बना लेता है वो। और ये यहाँ से रहता है वो, ये यहाँ छिद्र होता है जो, तो इससे घड़े की जैसी संरचना बना लेता है। इसके उदाहरण आप याद रखना,
निपेंथिस और डिस्कीसिया जो प्लांट है वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ये पिचर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकी पत्ती जो है वो पिचर बना लेती है। ठीक है। और इंसेक्ट आता है तो ये इंसेक्ट जैसे ही आता अंदर गिर जाता है, ये पैक हो जाता है। इसके बाद है पर्णथैली। नेक्स्ट लीफ ब्लेडर। इनके नाम को ही आप ठीक से पढ़ेंगे ना तो इनका रूपांतरण आप अपने आप समझ पाएंगे। इनके नाम में ही छुपा है इनके। हाँ। तो कुछ पौधों में पत्ती थैलीनुमा संरचना में रूपांतरित हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्रिकुलेरिया। इसमें पत्ती जो है थैली जैसी संरचना बना लेती है। और नेक्स्ट है पर्णप्रतान या लीफ टेंड्रिल। और पत्ती जो है प्रतान बना लेगी। प्रतान मतलब कि वो टेंड्रिल बनाएगी घुमावदार। आपने स्पष्ट रूप से देख सकते हैं मटर वगैरह में। कमजोर तने वाले पौधों में पत्तियों का अग्रभाग मुड़कर प्रतान के रूप में रूपांतरित हो जाता है। उदाहरण है मटर। मटर में देखा है ना, वो पतली पतली ऐसी स्प्रिंग सी रहती है। पत्ती जो है वो प्रतान बना लेती है। हाँ, उसको बोलते हैं हम लीफ टेंड्रिल। इसके बाद में एक स्टार पॉइंट लिखा है ब्रायोफिलम की पत्ती वर्धी प्रजनन या कायिक जनन दर्शाती है। अब ब्रायोफिलम एक प्लांट होता है, उसकी जो पत्ती है वो वर्धी प्रजनन या कायिक जनन। कायिक जनन मतलब हम्म वर्धी प्रजनन दर्शाती है, मतलब समझ रहे हो ना, पत्ती में से ही उग जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है। वानस्पतिक प्रवर्धन या प्रसारण भी बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ तक ये हमारा पत्ती से संबंधित जो भी टर्म थे, डेफिनेशन थी, स्ट्रक्चर थे, वो कंप्लीट हो गए।